बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम वेक्टर इंटीग्रल पे बात करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम ऑर्डिनरी इंटीग्रल्स ऑफ वेक्टर को देखते हैं कि हमारे पास ये किस तरह से हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास आर ऑफ़ यू, हमारे पास ये एक वेक्टर है। एक वेक्टर है जो कि डिपेंड कर रहा है, जो कि फंक्शन है यू का, जो कि डिपेंड कर रहा है यू के ऊपर। और ये जो यू है ये हमारे पास सिंगल स्केलर वेरिएबल है। ये हमारे पास स्केलर वेरिएबल है। और इस जो वेक्टर अगर हमारे पास ये यू पे डिपेंड कर रहा है तो इसका हर कंपोनेंट जो है हमारे पास यू के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। ये यू का फंक्शन होगा, मीन कि आर वन ऑफ यू, आर टू ऑफ यू, आर थ्री ऑफ यू एंड लाइक दिस वन। और उसके बाद हमने ये सपोज करना है कि ये हमारे पास कंटिन्यूस हैं इन अ स्पेसिफिक इंटरवल के अंदर, ये हमारे पास कंटिन्यूटी होल्ड करती है। ओके, अब हम इसको इंटीग्रल को अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे तो हम इस तरह से उसको करेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ आर ऑफ यू डी यू। और उसके बाद अगर आप इसको आर ऑफ यू को अगर आप इसको सॉल्व करें, उसके बाद तो आप इसके कंपोनेंट्स में अगर आप इसको रिजॉल्व करें तो उसके बाद ये आई के साथ आर वन ऑफ यू डी यू हो जाएगा, आर टू ऑफ यू डी यू जे के साथ, और उसके बाद हमारे पास के साथ आर थ्री ऑफ यू डी यू हमारे पास हो जाएगा। और इसको हम जो कहेंगे डैट विल बी द इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। If there exists a vector s u such that r u is equal to d by du s of u, then अगर आपके पास एक वेक्टर मौजूद है s ऑफ u, मतलब कि अगर आप उस वेक्टर का डेरिवेटिव ले लें तो आपके पास r ऑफ u बन जाए, तो उस केस में आपके पास r ऑफ u की वैल्यू आप d बाई डी यू एस यू पुट कर देंगे और साथ में डी यू, और अब पास यहाँ पे डी यू आपके पास कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो आंसर आ जाएगा डैट विल बी एस यू प्लस सी। ये उस केस में होगा कि जब आपके पास यहाँ पे इसका एक डेरिवेटिव आपके पास मौजूद हो, तो वो डेरिवेटिव आपके पास यहाँ पे इस तरह से आप इसको कर लेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे सी मिल जाएगी। साथ में सी आपके पास ये एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वेक्टर है। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ जो याद रखनी है, से पहले हम जो सी लेते थे ये कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी होती थी, लेकिन हमारे पास इस केस में अब ये सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वेक्टर इंडिपेंडेंट ऑफ यू है। ये हमारे पास डिपेंड यू पे भी नहीं करता। एक और बात ये इसके साथ इसकी प्रॉपर्टीज़ में है। और उसके बाद अगर हम देखें तो हम ये बात करेंगे तो डेफिनेट इंटीग्रल बिटवीन लिमिट u इज़ इक्वल टू ए एंड u इज़ इक्वल टू बी कैन भी, अगर आप इसको डेफिनेट इंटीग्रल की फॉर्म में लिखना चाहें उसमें आप लिमिट्स लगा देंगे और उसमें आप ये होगा कि ए से लेकर बी तक आपके पास आर यू डी यू है। और इन द सेम वे जो इस तरह से हमने ऊपर यहाँ पे डी बाई डी यू एस ऑफ यू लिखा है डी यू के साथ, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। और जब आप इसके ऊपर ये लिमिट्स अप्लाई कर लेंगे तो एस ऑफ बी और माइनस एस ऑफ ए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि आपके पास वेक्टर्स ही होंगे ऑब्वियसली। सो उसके बाद अब हम बात करते हैं लाइन इंटीग्रल्स पे। तो लाइन इंटीग्रल बेसिकली अब आप लेट्स से कि आपके पास ये जो आर ऑफ यू है, ये आपके पास आर एक वेक्टर है जो कि यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और वेयर आर ऑफ यू इज़ द पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर है टू द पॉइंट एक्स वाई ज़ी के ऊपर डिफाइंस अ कर्व ज्वाइनिंग पॉइंट P1 एंड पॉइंट P2। मतलब कि ये आपके पास ये जो आर ऑफ यू है ये आपके पास एक पॉइंट जो कि एक्स वाई ज़ी पॉइंट है वहाँ तक एक पोजीशन वेक्टर है, और वो जो पॉइंट है आपके पास एक्स वाई ज़ी वो आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑब्वियसली होगा, लेकिन अगर आप उसकी वैल्यू फिक्स कर देते हैं तो वो आपके पास जो पॉइंट होगा वो किसी कर्व के ऊपर लाई कर रहा होगा। और एक्स वाई ज़ी की अगर आप डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते जाएँ तो उस केस में ये होगा कि वो आपको एक कर्व मिल जाएगा। और ये बात आपको पता है कि जो एक्स वाई और जी है ये अगेन वो फंक्शन है यू के, तो इसका मतलब है कि यू की वैल्यूज़ चेंज करने से आपके पास ये जो पोजीशन वेक्टर है ये चेंज होगा, मतलब ये आपके पास पॉइंट्स चेंज होंगे और ये पूरे का पूरा आपके पास एक कर्व बन जाएगा वेयर यू इज़ इक्वल टू यू वन एंड यू इज़ इक्वल टू यू टू रिस्पेक्टिवली। सो उसके बाद आप ये देखिए कि वी अज्यूम दैट सी इज़ कम्पोज्ड ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ कर्व्स फॉर ईच ऑफ विच आर ऑफ यू हैज़ अ कंटिन्यूस डेरिवेटिव। हमारे पास ये सी को आप एक फाइनाइट नंबर ऑफ कर्व्स के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं और हर एक के फाइनाइट डेरिवेटिव्स मौजूद होंगे। और ये हमारे पास ए वेक्टर है हमारे पास, और ये हमारे पास फंक्शन है पोजीशन का। ये हमारे पास ये जो A1 A2 A3 ये हमारे पास पोजीशन का फंक्शन है, और ये हमारे पास सी के अलॉन्ग जो आपके पास कर्व सी है उसके अलॉन्ग कंटिन्यूस भी है। उसके बाद अगर आप बात करें तो द इंटीग्रल ऑफ द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग सी फ्रॉम पॉइंट 1 टू द पॉइंट P2 इज़ रिटन बाय दिस वन। सो अगर आप टेंजेंशियल कंपोनेंट का इंटीग्रल लेना चाहें उस कर्व के अलॉन्ग तो आप कुछ इस तरह से लिखेंगे A डॉट डी आर और P1 से लेके P तक।
सो इन द सेम वे अगर आप P1 से P तक यहाँ पे इसको C लिख देंगे तो C भी उस कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब आपके पास ये जो A है ये भी आपके पास एक वेक्टर है, और ये जो R है ये भी आपके पास वेक्टर है। अब इस इंटीग्रल में A.dr में, इस इंटीग्रल में और इससे पहले जो हमने ऊपर डिफरेंट इंटीग्रल किए उसमें बेसिक डिफरेंस यही है कि आपके पास यहाँ पे du ये एक स्केलर क्वांटिटी है और R आपके पास वेक्टर है, जबकि हमारे पास यहाँ पे A एक वेक्टर है और dr भी हमारे पास ये एक वेक्टर है। तो इसको अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप कुछ इस तरह से इसको लिख सकते हैं। सो हमारे पास अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब आपने A1, A2, A3 आपने A के कंपोनेंट्स और dx, dy, dz आपने R के कंपोनेंट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। ओके, अब इसको आप बेसिकली लाइन इंटीग्रल का नाम देते हैं, इज एन एग्जांपल ऑफ लाइन इंटीग्रल। ओके, सो अगर आप फिजिक्स की बात करें तो आपको ये बात बताई जा रही है, इफ़ A इज़ अ फोर्स, अगर आप इस A को एक फोर्स ले लेते हैं ऑन अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द कर्व C, अगर आपके पास ये एक फोर्स है और वो मूव कर रही है अलॉन्ग C, देन लाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंट्स द वर्क डन बाय द फोर्स। सो ये जो लाइन इंटीग्रल होगा ये आपको फोर्स की वर्क डन की वैल्यू दे देगी। लाइन इंटीग्रल आपको वर्क डन की वैल्यू दे देगा जो कि उस फोर्स की वजह से हो रही है। सो अगर आपके पास C जो है वो एक क्लोज लूप है या आपके पास एक क्लोज्ड कर्व है, तो उस केस में जो आपके पास इंटीग्रल बनेगा वो कुछ इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। A.dr इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अगर ये जो आपके पास इंटीग्रेशन के साइन के साथ ये हमारे पास एक ऊपर से सर्कल है, ये हमारे पास क्लोज लूप के लिए हमारे पास होता है। इन एरोडायनेमिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स दिस इंटीग्रल इज कॉल्ड द सर्कुलेशन ऑफ A अबाउट B। इस इंटीग्रेशन को आप सर्कुलेशन का नाम भी देते हैं एरोडायनेमिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स की जब आप बात करते हैं। और इसमें हमारे पास ये जो A होता है ये फ्लूइड की वेलोसिटी के लिए हमारे पास होता है, ये फ्लूइड की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है उस वक्त एरोडायनेमिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर। उसके बाद हमारे पास इसके साथ रिलेटेड हमारे पास एक थ्योरम है, और वो थ्योरम अगर आप इसको गौर से देखें तो ये हमें इस तरह से बता रहा है कि अगर आपके पास A.dr है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ C होगा, तो A.dr इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ C इन R ज्वाइनिंग P1 एंड P2। और उसके बाद अगर आपके पास दूसरी कंडीशन ये सेटिस्फाई होती है कि आपके पास A.dr वो हमारे पास ज़ीरो हो जाए, तो मतलब क्लोज पाथ में हमारे पास ये जो इंटीग्रल है ये हमारे पास ज़ीरो हो जाए और ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड हो P1 से लेके P2 तक, तो उस केस में आपके पास ये होगा कि ये जो A इज़ कॉल्ड दी कंजर्वेटिव फील्ड, ये हमारे पास जो फील्ड हो जाएगी ये कंजर्वेटिव फील्ड हो जाएगी। और हमारे पास फाई जो होगा ये हमारे पास एक स्केलर पोटेंशियल होगा, एंड फाई इज़ इट्स स्केलर पोटेंशियल। इस A के साथ एसोसिएटेड कोई भी एक स्केलर पोटेंशियल होगा, डैट विल बी समथिंग कॉल्ड फाई, जो हमारे पास यहाँ पे A इज़ इक्वल टू डेल फाई दिया हुआ है। तो ये A हमारे पास डेल फाई का ऐसे मिल के बनेगा, इसकी वजह से बनेगा, मतलब डेल को आप फाई वेक्टर के ऊपर अप्लाई करेंगे तो एक वेक्टर A बनेगा, और उस A वेक्टर का अगर आपके पास dr के साथ पोजीशन वेक्टर के साथ उसका ये जो इंटीग्रल आ जाएगा वो अगर क्लोज पाथ के अलॉन्ग जो है वो ज़ीरो उसका आंसर आया, या P1 से लेके P2 तक आप कोई भी पाथ फॉलो करें तो उसके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े, ये हमारे पास अगर आ जाते हैं तो उस केस में हम ये कहेंगे कि आपके पास ये जो A है ये कंजर्वेटिव फील्ड है। सो कंजर्वेटिव फील्ड और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, अगर हमने इससे पहले वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड का जब हमने टॉपिक मैकेनिक्स 1 की कोर्स में अगर आपने याद हो तो आपने किया था, तो उसमें भी हमने किया ये कंजर्वेटिव फील्ड और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड की बात की थी। तो ये बिल्कुल दोनों सेम चीज़ें हैं, सिर्फ ये है कि हमने अब इसको एक एडवांस लेवल पे हम इसको इंटीग्रेशन के तौर पे देखना चाह रहे हैं। सो इंटीग्रेशन के ज़रिए हम इसको डिफाइन कंजर्वेटिव फील्ड और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड को कर रहे हैं। सो आप इसकी वहाँ पे भी अगर आप इसको देखना चाहें तो आप वहाँ से इसको थोड़ा सा चेक कर सकते हैं और अपने इस कंसेप्ट को यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। सो उस केस में उसके बाद अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है तो ये वेक्टर फील्ड A इज़ कंजर्वेटिव इफ़ एंड ओनली इफ़ डेल क्रॉस A इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो सिर्फ उस वक्त कंजर्वेटिव होगी जब आपके पास ये डेल क्रॉस A ज़ीरो होगा, या अगर आपके पास डेल क्रॉस A इक्वल ज़ीरो इस वजह से भी हो सकता है कि आपके पास डेल फाई जो है वो A के बराबर हो जाए। तो आपको पता है कि उस केस में भी आपके पास डेल क्रॉस डेल फाई जो होगा हमारे पास
उसका आंसर ऑब्वियसली हमारे पास हमने इसे ऊपर पहले किया था, बल्कि मैं इसको दोबारा यहाँ पे लिख लेता हूँ क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने इसको किया था। और ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि आपके पास लेट्स से कि अगर आपके पास ए को अगर आप डेल फाई के तौर पर रिप्रेजेंट करें तो डेल क्रॉस ए जो होगा डैट विल बी इक्वल टू 0। उसकी रीज़न ये है कि आपके पास ये देखिए कि डेल क्रॉस और ए की जो ये हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू है, इसको अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो ये बनेगी, सॉरी मैंने यहाँ पे डेल उल्टा ले लिया है, इसको मुझे यहाँ पे ट्रेस करना होगा। सो अगर मैं इसको यहाँ पे लिख सकूँ तो ओके, सो डेल क्रॉस अब ए की वैल्यू में यहाँ से पुट कर रहा हूँ, डेल फाई। सो डेल क्रॉस डेल फाई हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। और ये आप देख सकते हैं कि इसका आंसर हमारे पास हमेशा, क्योंकि वेक्टर अपने साथ वेक्टर का जो करंट होता है वो 0 होता है, तो इस केस में आपके पास ये डेल क्रॉस फाई अब ए क्रॉस जो है वो 0 आएगा और ये हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। ओके, सो हम नेक्स्ट पे आते हैं। इसके लिए आप प्रॉब्लम नंबर 10 और 14 को आप ज़रा चेक कर सकते हैं, वो इसी चीज़ के साथ रिलेटेड है और ये डिटेल के साथ इस चीज़ को उन्होंने ये वहाँ पे एग्जांपल के ज़रिए एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट जो हम चीज़ करने जा रहे हैं डैट इज सरफेस इंटीग्रल, और वो हमारे पास कुछ इस तरह से, एक लेट्स से कि हमारे पास ये जो एस है वो हमारे पास एक टू साइडेड सरफेस है। ये हमारे पास इसको लेट्स से कि ये हमारे पास एक सरफेस एरिया है उसका, और दूसरी हमारे पास ये टू साइडेड सरफेस को लिया जा रहा है। और उसके बाद हमें ये बताया जा रहा है कि लेट वन साइड ऑफ एस बी कंसिडर्ड आर्बिट्ररी एज पॉजिटिव। हम खुद से एक इसको पॉजिटिव और नेगेटिव कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पे इसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, इसको हम नेगेटिव ले लेते हैं, इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपनी मर्ज़ी के साथ इसको ले सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पे जो एन है ये हमारे पास नॉर्मल है सरफेस के किसी भी एक रीजन के साथ, हमारे पास ये एन जो है ये नॉर्मल है। डी एस मतलब डी एस जो सरफेस का एक छोटा सा पार्ट है उसके साथ ये जो एन है इसको हम नॉर्मल के तौर पे ले रहे हैं। और ये हमारे पास एन जो है ये आउटवर्ड हमने लिया तो इसको हम पॉजिटिव के तौर पे हम इसको डील कर लेंगे। और ये हमारे पास ये जो एस है, डी एस इज़ अ वेक्टर, हमारे पास ये एक वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड, इसको आप डी एस हुज मैग्नीट्यूड इज़ डी एस, ये डी एस आपके पास जब बोल्ड में आएगा तो ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड होगा, और अगर आपके पास नॉर्मल फॉन्ट में आता है तो ये हम इसको मैग्नीट्यूड के तौर पे यहाँ नीचे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर आपके पास यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड के साथ अगर आप इसके ये जो एन है इसके डायरेक्शन वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये डी एस खुद वेक्टर बन जाएगा। तो डी एस इज इक्वल टू एन इंटू डी एस, ये वही चीज़ है जो इससे पहले आप वेक्टर की डेफिनेशन करते हैं कि वेक्टर इज इक्वल टू एन डायरेक्शन वेक्टर आर द यूनिट वेक्टर और साथ में उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वेक्टर का। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर बनता है। ओके, सो इंटीग्रल जब आप यहाँ पे लेंगे तो इस इंटीग्रल को आप जो डिफाइन करेंगे वो कुछ इस तरह से होगा, ए डॉट डी एस आप इसको लेंगे और ये डी एस ऑब्वियसली यहाँ पे आपके पास एक वेक्टर है और ए के साथ आप इसको डॉट कर रहे हैं और ये आपके पास यहाँ पे डबल इंटीग्रल आएगा। तो सरफेस इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करने के लिए आप डबल इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि जो सरफेस होती है वो टू डायमेंशनल होती है, दो डायरेक्शंस के क्रॉस होती है, तो हर एक के ऊपर आप इंटीग्रल करेंगे। तो हर एक को, या इंटीग्रल को अगर आप उसको सम के तौर पे ले लेते हैं तो हर जो उसके साइड को अगर आप सम करेंगे तो तभी आपके पास एक सरफेस बनेगी। सो ए डॉट एन डी एस, आपने जस्ट डी एस की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर दी और आपको इस तरह से मिल गया। और अब आपके पास इसको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सरफेस इंटीग्रल इज़ कॉल्ड द फ्लक्स ऑफ ए ओवर एस। मतलब कि इस चीज़ को आप इस तरह से करते हैं कि ये जो आपके पास पूरी चीज़ है इसको आप कहते हैं कि ए का फ्लक्स एस पर, या एस में से जो ए का फ्लक्स है वो हम इस इंटीग्रल के तौर पे लेते हैं। सो उस तरह से अगर आप बात करें तो इंटीग्रेशन दिस वन लाइक एफ फाई है हमारे पास यहाँ पे, और साथ में हमारे पास यहाँ पे डी एस, और ये डी एस हमारे पास जो है वो ये मैग्नीट्यूड है। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास फाई एक स्केलर हमें मिल रहा है, ये फाई हमारे पास स्केलर है। अब आप इसको अगर यहाँ पे देखें ए डॉट एन को, तो ये ए डॉट एन जब हो जाएगा तो ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी ही देगा, तो ऑब्वियसली, और साथ में ये डी एस मैग्नीट्यूड होगा तो ये हमारे पास यहाँ पे फ्लक्स डी एस हमारे पास हमें मिल जाएगा। और उसके बाद हमारे पास फाई एन और डी एस अगर आप इसको लेते हैं तो ये हमारे पास इस तरह से आप इसको ले सकते हैं। और उस दशे में जब आपके पास यहाँ पे अगर आप इसको एन
जो आपके पास यहाँ पे डायरेक्शन थी उसको अगर आप यहाँ पे ले रहे हैं। इन द सेम वे अगर आप इसको क्रॉस करना चाह रहे हैं इसके साथ, तो इस तरह से आप ए को क्रॉस भी कर सकते हैं एस के साथ। यहाँ पे हमने डॉट के तौर पे लिया और यहाँ पे हमने क्रॉस के तौर पे लिया। वेयर फाई इज अ स्केलर फंक्शन, हमारे पास यहाँ पे इन डेफिनेशंस के अंदर जो फाई यूज़ हो रहा है वो एक स्केलर फंक्शन के तौर पे हम उसको ले रहे हैं। इसी तरह बहुत सी बुक्स के अंदर आपको सरफेस इंटीग्रल के लिए आपको कुछ इस तरह का भी मिल जाएगा, क्या सिंबल मिल जाएगा। इसी तरह से आपको इस तरह का सिंबल भी सरफेस इंटीग्रल के लिए मिल सकता है। यहाँ पे नीचे आपके पास एस लिखा हुआ होगा, तो यहाँ पे अगर आपके पास सी लिखा हुआ है तो ये आपके पास लाइन इंटीग्रल है, और आपके पास एस है तो ये हमारे पास सरफेस इंटीग्रल है। बिल्कुल इसी तरह से हम वॉल्यूम इंटीग्रल को भी डिफ़ाइन करते हैं, और वॉल्यूम इंटीग्रल को डिफ़ाइन करने के लिए आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो ए है ये इस तरह से एक वेक्टर हम इसको ले रहे हैं, और उसके बाद आपके पास 3 इंटीग्रल्स हम लेते हैं और ये वी के साथ हम इनको लेते हैं। द सेम वे हमारे पास ये जो पाई है ये हमारे पास एक स्केलर है, और इसको डी वी के ऊपर इंटीग्रेट, किसी वॉल्यूम के ऊपर इंटीग्रेट करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। और एग्जांपल ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल स्पेस इंटीग्रल एज दे आर समटाइम्स कॉल्ड। तो वॉल्यूम इंटीग्रल्स को आप स्पेस इंटीग्रल का नाम भी वॉल्यूम इंटीग्रल को आप स्पेस इंटीग्रल का नाम भी बहुत सी चीज़ों में देते हैं। इस तरह से हम जब आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उस केस में हमें मिल जाएगा कि हम किस तरह से इनको और अच्छे तरीके से हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं एक एग्जांपल की तरफ। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इज गिवन बाय दिस वन। जो एक्सेलरेशन है उसको हमने यहाँ पे दे दी। इफ़ द वेलोसिटी v एंड डिस्प्लेसमेंट r आर 0 एट t इज इक्वल टू 0, अगर t 0 हो जाए तो वेलोसिटी और टाइम 0 हो जाएंगे। फाइंड v एंड r एट एनी टाइम, किसी एक टाइम के ऊपर आप जो है वो वेलोसिटी और टाइम आप फाइंड करें। तो v इज इक्वल टू आई, और इंटीग्रेशन करेंगे आप इस कंपोनेंट के ऊपर यहाँ पे, और उसके बाद आप प्लस आई और माइनस इसके ऊपर आप इंटीग्रेशन कर देंगे, और इसके ऊपर आप इंटीग्रेशन करेंगे। ये डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं बेसिकली। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो उसके बाद C1 के साथ आपको एक आंसर मिल जाएगा। अब आप इसमें क्या काम करेंगे, v इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। v इज इक्वल टू 0 हम यहाँ पे पुट करेंगे, और t इज इक्वल टू जब हम 0 यहाँ पे पुट करेंगे ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास 1 आएगा तो 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर वो 4 हो जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा क्योंकि t की वैल्यू हमारे 0 पुट कर। तो इससे हमें C1 की वैल्यू मिल जाती है, डैट इज़ 4j। तो इस 4j को हम यहाँ पे लेंगे और इसको हम उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमें जो 4 माइनस 4j है वो इसके साथ एडअप हो जाएगा, और हमें यहाँ पे ये चीज़ मिल जाएगी। ये एज इट इज़ आप देख सकते हैं ऐसे ही है, और ये C1 की जगह 4j था जो हमने यहाँ पे -4 को लिख दिया j के कंपोनेंट के साथ। तो अब आप v की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई। किसी भी पॉइंट के ऊपर आप v की वैल्यू जो है वो हमारे पास जो होगी वो ये होगी। और अगर आप r की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो dr/dt, हमारे पास ये v को आप dr/dt कर देंगे और इस तरह से आ जाएगा। और dt को अगर आप उस तरफ मल्टीप्लाई करवा देते हैं और उसके बाद आप r की वैल्यू निकालने के लिए आप इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं, तो आपको इस तरह से एक वैल्यू मिल जाएगी, और एक और आपको इंटीग्रल मिल जाएगा, डैट इज़ C2। अब आपने ये काम करना है कि वही t की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी है, और उस केस में आपको C2 की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, जो कि आप इसको यहाँ पे पुट कर देंगे और आपको जो है वो R का आंसर मिल जाएगा। तो ये यहाँ तक आप इसको एक स्टेप आई थिंक यहाँ पे मिसिंग है, तो एक स्टेप आप फर्दर इसको यहाँ से खुद सॉल्व कर सकते हैं। C2 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे और R की वैल्यू आप निकाल लेंगे, जिस तरह हमने यहाँ पे C1 की वैल्यू पुट की और V की वैल्यू निकाल दी थी। ओके, उसके बाद हमारे पास जो है वो एक लाइन इंटीग्रल की एक एग्जांपल है। फाइंड टोटल वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल इन अ फोर्स फील्ड गिवन बाय F इज इक्वल टू 3xy माइनस 5zj प्लस 10xk along the curve x is equal to something like this, y is equal to this, z is equal to this, from t is equal to 1 to t is equal to 2। तो अब आप f डॉट dr करेंगे। f की वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है, और उसके बाद अगर आप इसको देखना चाहें तो आप यहाँ पे पुट करें इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन, और साथ में r जो है वो आपके पास पोजीशन वेक्टर है, dx dy dz हम यहाँ पे लिख देंगे, और उसके बाद आप इनके साथ डॉट करेंगे तो जस्ट i वाले i के साथ 3xy और dx हो जाएगा। इन द सेम वे 5z के साथ आपका dy आ जाएगा, और 10k के साथ आपका 10x के साथ आपका dz आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से हो जाएगा। हाँ ओके, उसके बाद अगर आप इसको देखें तो आपने जस्ट ये काम करना है कि आपने x की, y की और z की वैल्यू इसके अंदर यहाँ पे पुट कर देनी है। जब आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और t की लिमिट 1 से लेकर 2 तक पुट कर देंगे, और इस इंटीग्रेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 303 आ जाएगा, जो कि आपके पास वर्क डन होगा बाय दिस फोर्स।
अलांग दिस कर्व, और जो कर्व होगा वो हमारे पास ये होगा। इस कर्व के अलांग, जिसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस ये हैं, इस फोर्स की वजह से जो वर्क डन हो रहा है वो 303 यूनिट्स हो रहा है। अब क्योंकि हमें यहाँ पे फोर्स की यूनिट नहीं दी हुई, तो हम इसको यूनिट्स के तौर पे लेंगे, इसको जूल वगैरह नहीं करेंगे। सो अगर हम सरफेस इंटीग्रल के एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास है f इज इक्वल टू 4x जी आई माइनस वाई स्क्र जे प्लस वाई जी के एवेल्यूएट, हमने इसको एवेल्यूएट करना है इस इंटीग्रल को, वेयर s इज द सरफेस ऑफ द क्यूब बाउंडेड बाय द x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास एक क्यूब है जिसकी सरफेसेस जो हैं वो हमने उसके ऊपर हमने वो सरफेस इंटीग्रल हमने इसके ऊपर फाइंड करना है। तो अगर आप बात करें फेस की, जो कि DEFG है, DEFG, ये हमारे पास जो फेस है, इसमें हमारे पास n इज इक्वल टू आई एंड x इज इक्वल टू हमारे पास 1 है। क्योंकि ये x है तो x के अलांग हम i लेते होते हैं, तो n इज इक्वल टू आई हमने कर दिया और x इज इक्वल टू हमने 1 कर दिया। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हमने x इज इक्वल टू 1 ले लिया, जो कि हमें x इज इक्वल टू 0 से लेके 1 तक हमें यहाँ पे ये चीज़ चाहिए, तो 0 से लेके यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया। ओके, सो अब हमने ये काम करना है कि f डॉट n इंटू डी एस हमने करना है। f की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है तो हमने वो पुट कर दी, डॉट n की जो वैल्यू है डैट इज़ i, और उसके बाद हमारे पास जो है ये जो हमारे पास फेज़ है ये y और z के ऊपर है। अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास इस तरह से है तो ये z हो गया, और ये हमारे पास इस तरह से है तो ये हमारे पास जो है ये y के ऊपर हो गया। अब ये जो हमारे पास फेस है, ये जो हमारे पास सरफेस है, ये हमारे पास x में वेरी नहीं कर रही, x के अलांग ये कांस्टेंट है, x में इसकी फिक्स वैल्यू है। लेकिन जैसे ही ये y के अलांग इसकी वैल्यू मौजूद है और z के अलांग भी इसकी वैल्यू मौजूद है, तो ये आप इसको y और z के ऊपर आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरी की पूरी सरफेस आपको मिल जाएगी। सो अब आप इसको 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक dz dy, जब आप इसको i के साथ डॉट करेंगे तो आपका सिर्फ ये 4z कंपोनेंट रहेगा, बाकी सब चीज़ें 0 हो जाएंगी। तो आप इसको करेंगे तो आपको इक्वल टू 2 मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप देखें ABCO, ये जो हमारे पास इसके बैकवर्ड पे जो है हमारे पास सरफेस है, तो उसके लिए हमारे पास जो n है वो हमारे पास माइनस आई हो जाएगा। अगर आप इसको प्लस आई ले रहे हैं तो उसको आपने माइनस आई लेना होगा। तो अब आपके पास जो है वो कुछ इस तरह से है कि आपने जस्ट यहाँ पे 0 से लेके 1 तक और 0 से लेके 1 तक आपने इसको इंटीग्रेट करना है, और आपको जो चीज़ मिल जाएगी डैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि i हमारे पास यहाँ पे j है और यहाँ पे k है, तो i डॉट j और i डॉट k हमारे पास 0 होता है, तो इसके अलांग आपको ये सरफेस इंटीग्रल जो होगा डैट विल बी इक्वल टू 0। ओके, ABEF, ये हमारे पास जो आप कह सकते हैं कि राइट साइड पे हमारे पास ये जो पूरे का पूरा सरफेस है, जिसको हम वाइट हम इस वक्त देख रहे हैं, तो ये हमारे पास जो सरफेस होगी डैट विल बी ABEF। इसमें n इज इक्वल टू j होगा और y इज इक्वल टू 1 होगा। ये देख लीजिए कि y के अलांग हम j लेते होते हैं, तो ये हमारे पास y की वैल्यू यहाँ तक 1 है। सो 0 से लेके 1 तक आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास j होगा n की जगह, और जब आप इसको करेंगे तो आपके पास यहाँ पे i के साथ भी 0 हो जाएगा, इसके साथ भी, और ये सिर्फ -1 रह जाएगा, और इसका जो इंटीग्रल आएगा वो आपके पास -1 आ जाएगा। सो आप इसके लिए 0 से 1 तक आप लिमिट पुट करेंगे तो एट दी एंड आपको -1 इसका आंसर मिल जाएगा। इन द सेम वे OGDC आपके पास जो है OGDC ये जो इस तरफ वाला है, इन द सेम वे फिर अपवर्ड और फिर डाउनवर्ड, ये हमारे पास दो वो हो जाएंगे, और इनके सब को जब आप कर चुकेंगे तो इनको फिर आपने उसके बाद ऐड करना है। जब आप इसको ऐड करेंगे तो कंप्लीट जो सरफेस इंटीग्रल आपको यहाँ पे मिलेगा 3/2 आपको मिल जाएगा। सो f इज़ द फोर्स इवेल्यूएट इंटीग्रेशन। अब आपने इसकी जो इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाली f डॉट n इंटू डी एस है, तो ये आपको 3/2 इसका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप देखें तो हमारे पास जो है वो वॉल्यूम इंटीग्रल है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रीजन कॉमन टू द इंटरसेक्टिंग सिलेंडर्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर a स्क्वायर एंड x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये दो हमारे पास इंटरसेक्टिंग सिलेंडर्स हैं, और इनका जो है हमने जो कॉमन रीजन है वो हमने कॉमन टू द इंटरसेक्टिंग, इनका जो कॉमन रीजन है वो हमने फाइंड करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, आपको यहाँ पे उसकी
उस सिलेंडर की बात की जा रही है, और दूसरा आपके पास यहाँ पे जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इस दूसरे सिलेंडर की बात की जा रही है। अब यहाँ पे आपके पास एक चीज़ जो असाइनमेंट के तौर पे हम लेंगे वो ये होगी कि जब लेट्स से कि आपके पास रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो है वो 8 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ रीजन शोन इन अबाउ फिगर। तो इस फिगर के अंदर जो आपके पास 8 टाइम्स, ये 8 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द फिगर शोन, इस लाइन का हमारे पास जो है वो मतलब क्या है, इसको आपने देखना है। और ये आपकी असाइनमेंट के तौर पे, आप ये जो साथ में असाइनमेंट होगी इसके साथ आपने इसको भी सबमिट करवाना होगा। ओके, सो 8 जो आपने 8 ले लिया, और वो जो वॉल्यूम है तो वॉल्यूम इंटीग्रल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डी जी डी वाई डी एक्स के ऊपर। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो डी जी डी वाई डी एक्स, अगर आप डी जी की वैल्यू यहाँ से निकाल लें तो डी जी की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो आप उसको यहाँ पे पुट करेंगे, और उसके बाद जब आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे उसके बाद आपने ज़ाहिर है वो डी वाई की वैल्यू अपने यहाँ पे डी वाई के ऊपर उसको इंटीग्रेशन लेके उसको वैल्यू पुट करनी है, और उसके बाद जब आप इसको लेंगे तो आपके पास यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन 16a³ / 3 आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास ये जो न्यूमेरिकल है वॉल्यूम के साथ रिलेटेड, ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। इसको आपने थारोली इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और उसके बाद देखना है कि आपको किस तरह से इसका आंसर आपको मिल जाएगा। और अगर आप इसको सबसे पहला इंटीग्रल यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये इंटीग्रेशन डी जी, तो आपको यहाँ पे इसका जो आंसर मिलेगा जी की वैल्यू 0 से लेके यहाँ तक वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और उसके बाद जब आप इसको दोबारा से सॉल्व करेंगे तो फिर उसकी कुछ वैल्यूज़ आएंगी जो कि सिंपल इंटीग्रेशन है, आप इसको सॉल्व ईजीली कर सकते हैं। ओके, सो उसके बाद हम असाइनमेंट्स की तरफ आ जाते हैं। असाइनमेंट्स की जहाँ तक बात है, आपके पास ये जो शाम सीरीज़ की वेक्टर एनालिसिस की बुक है, इसका पेज नंबर 102 क्वेश्चन नंबर 32-33 आपके पास ये 2 क्वेश्चंस हैं, इनको आपने सॉल्व करना है, और इसके साथ ये जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो भी आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद आपके पास ये दूसरे का क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करनी है, जस्ट आपको वेलोसिटी की वैल्यूज़ दी हुई है, थोड़ा सा आपने इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है और ये काम आपका हो जाएगा। उसके बाद 105 पेज के ऊपर आपके पास 66 और 70 प्रॉब्लम्स जो हैं, ये 2 आपने जो प्रॉब्लम्स हैं इनको भी आपने सॉल्व करना है। 2 एक सरफेस इंटीग्रल से रिलेटेड, एक वॉल्यूम इंटीग्रल से रिलेटेड है, और 2 हमारे पास ये जो हैं ये डेफिनेट इंटीग्रल और उसके बाद लाइन इंटीग्रल के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो ये 4 प्रॉब्लम्स आपकी इस लेक्चर के साथ असाइनमेंट है जिसको आपने सॉल्व करना है, और साथ में आपका ये जो क्वेश्चन है इसको भी आपने सॉल्व करना है। तो अब तक की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम कौन सा, शायद हम वेक्टर एनालिसिस शुरू करने जाएंगे, या वेक्टर एनालिसिस टेंसर एनालिसिस या शुरू करेंगे, या वेक्टर एनालिसिस के कुछ 2-3 और टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। सो